So, Jai Hind everyone, welcome back to the channel. I'm back again with the PYQ Foundation series as we have already completed 2 units. बहुत पहले like कुछ महीने पहले मैंने आपको ये यूनिट्स कराई थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। उसके हमने 2017 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs प्रैक्टिस किए थे क्योंकि 2025 तक के अभी स्टेप आए नहीं थे। सो इस बार हम यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं विद द कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। हर मतलब चारों ऑप्शंस को जहाँ पे पॉसिबल होगा चारों ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन को समझना और एक पैटर्न को क्रैक करना, ये हमारा मेन मोटिव होगा इस फाउंडेशन सीरीज के तहत। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। 2017 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन हम करेंगे। टॉकिंग अबाउट 2017, तो 2017 के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी एक अलग से करवा चुकी हूँ, ठीक है, जिसमें हमने यूनिट वाइज नहीं किए थे, पर 2017 के नवंबर का क्वेश्चन हो गया या अगस्त के हो गए, दिसंबर वाले सब मैंने आपको कवर करा दिए थे किसके, पॉलिटिकल साइंस के। तो उसका लिए आपके पास एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाना, PYQ एनालिसिस करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, दैट इज़ यूनिट वाइज PYQ एनालिसिस। एक प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा आराम से, उसमें आप सारे PYQs देख सकते हो 2017 के। उसको हमने यूनिट वाइज डिवाइड नहीं किया, लेकिन हाँ कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से उस आपको उसमें पता चल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे 2018 से लेकर और कोशिश करेंगे 2025 तक ख़त्म करने के लिए, लेकिन अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो देखते हैं इसको हम कहाँ तक कवर कर सकते हैं, अदरवाइज इसका बनाएंगे हम पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन, देखते हैं आज कितना हम कवर कर पाएंगे 1-1.5 घंटे में। पहले हम स्टार्ट करेंगे 2018 के क्वेश्चन से। तो हम एक पुराना अप्रोच लेकर चल रहे हैं, 2017 एज यू नो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 2018 से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि अभी पहले से लेकर अभी तक कितना चेंज आया है पैटर्न में, क्या कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप देखोगे कि कम से कम एक क्वेश्चन जो है वो हर PYQ में या हर ईयर में रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको रिपीटेशन हो जाएगा, मतलब आपको रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन 2018 में आया, सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया, सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया है, तो आपका एक ही क्वेश्चन या एक ही कॉन्सेप्ट का रिवीजन 2-3 बार भी हो जाएगा, ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। प्लस PYQs आपका फाउंडेशन बनाते ही हैं, सो वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा ही रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और आप वीडियो बीच में पॉज कर सकते हो, आप खुद आंसर सोच सकते हो, देन यू कैन अगैन कम बैक एंड रिज्यूम द वीडियो और फिर आप मेरा आंसर के साथ उसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये भी एक आपका एक तरीके से क्या हो गया, मॉक टेस्ट हो गया कि ठीक है मैंने क्वेश्चन देखा, आंसर प्रिडिक्ट किया, देन आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही दूंगी। सो देख लो, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। सो आप पहले तो बिना ये देखिए, बिना ऑप्शंस देखे आप ट्राई करो कि किसी एक भी जो ऑथर है, क्या किसी एक भी ऑथर की बुक मुझे पता है कि नहीं। अमर्त्य सेन की पता हो, क्या पता किन की पता हो। अब मैं आपको हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं ट्रिक्स से भी याद कराती हूँ, राइट। तो ट्रिक्स जहाँ पे लगेंगी, जहाँ पे मुझे लगेगा कि अच्छा इसकी बुक ट्रिक्स से याद कराई जा सकती है, तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने होप सो आंसर सोच लिया होगा, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सुजैन मोलर ऑकिन, ऑकिन में वर्ड आ रहा है किन, किन मतलब होती है हमारी फैमिली, राइट। तो जहाँ पे बुक का नाम आएगा फैमिली, तो वो होगी आपकी सुजैन मोलर ओकिन की बुक। सो बी का होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि ए में भी आ रहा है और किसी में आ रहा है और डी में भी आ रहा है, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं कौन सा है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन का क्या है, वेरी पॉपुलर बुक अमर्त्य सेन का, आपको पता है जस्टिस से रिलेटेड। अब लेकिन यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ों का जस्टिस दे दिया, तो आप याद रखोगे जो सेन ने आइडिया ऑफ जस्टिस दिया था, तो अब सॉरी आइडिया ऑफ जस्टिस ने सो यस आइडिया ऑफ जस्टिस ही है इनकी बुक, ठीक है। सो सेन का आइडिया दिया था, तो क्या अमर्त्य सेन ने क्या दिया, हमें आइडिया दिया जस्टिस का। तो वैसे आप याद रखोगे कि अमर अमर होने का आइडिया हमें कहाँ से मिला, अमर्त्य सेन से मिला, तो आइडिया ऑफ जस्टिस। देन ये 2 बुक्स हो गई, तो आपका ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आता, डी निकल कर आएगा। डी में भी क्योंकि बी का 3 था, तो देखते हैं ये रहा, ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4। तो अभी अगर हम देखिए सी का क्या है हमारे पास 2, तो सी का 2 हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। तो अब हमें एक और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि हमारा आंसर ए होगा या डी होगा। सो लेट्स सी टॉम कैम्बल एंड ब्रियान बेरी। सो जहाँ तक मुझे पता है, टॉम कैम्बल की बुक मैंने पढ़ी हुई है काफ़ी बार, तो उनकी सिर्फ एक ही वर्ड की बुक है, वो है जस्टिस। तो कैम्बल का जस्टिस है, ठीक है। सो आपको अगर डी का 1 देखिए तो ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो एंड द ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ब्रियान बेरी का हो गया लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अच्छा, इस बुक को हम कैसे याद कर सकते हैं, आपने तारे ज़मीन पर देखी है, ठीक है। तो तारे ज़मीन पर उसमें एक, चाहे वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता,
जो ईशान अवस्थी, बट उसका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, वो किसी भी चीज़ को इमेजिन कर लेता है, राइट। तो वैसे आपको याद कैसे, जैसे यहाँ पे आर आ रहा है, बेरी में भी 2 आर आ रहे हैं, और लिबरल, लिबरल का एक आर, थ्योरी का एक आर, तो यहाँ पे भी आर वर्ड रिपीट हो रहा है। तो इफ़ यू विल इमेजिन, थोड़ा सा अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है तो हो सकता है ये ट्रिक मेरे केस में काम करे, आपके केस में नहीं, नॉट एन इशू। रट्टा मार लेना, ब्रायन बेरी लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर है थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन ठीक लग रहा है, जो मैंने याद किया था जैसे, तो आप ये भी ट्रिक लगा सकते हो कि ब्रायन बेरी को ऐसे थोड़ा सा इमेजिन करो, डबल आर और इसमें लिबरल का और थ्योरी का आर, तो वैसे लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। अगर अगली बार ये बुक आपके मैच द फॉलोइंग या फैक्ट्स वाले क्वेश्चन में आ जाती है तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सो दैट्स योर आंसर एंड दैट्स योर एक्सप्लेनेशन विद द ईयर्स। आप देख सकते हो, बस ये याद रखो कि टॉम कैम्बेल की बुक, इन दोनों की ईयर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे टॉम कैम्बेल की बुक पहले आई थी 2001 में, और अमृत्य सेन एकदम लेटेस्ट वाले हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट कौन सी हो गई, अमृत्य सेन की अब भी रिसेंट 2009 की बुक है। तो आप वैसे याद कर सकते हो कि कैम्बेल पहले आएगा और फिर ए, ठीक है। तो सी पहले आएगा, केस अगर हम इसका टॉम ना लेकर कैम्बेल लें तो सी पहले और फिर ए। तो सी ए क्या होता है, चार्टर अकाउंटेंट। तो कैम्बेल पहले है और फिर अमृत्य सेन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2018 में पॉलिटिकल थ्योरी से आया था, यूनिट 1 से, वो ये कि लिबरलिज्म को सेल्फ सबवर्टिंग डॉक्ट्रिन किसने बोला है। तो ये जा रहा है थोड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट। अब हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा इम्पार्शियल फील ना करें, जितना कोशिश मैं कर सकती हूँ, मैं ट्राई करूंगी कि आपको हिंदी में भी पूरा अच्छे से क्वेश्चन समझा पाऊँ। तो लिबरलिज्म इज अ सेल्फ सबवर्टिंग डॉक्ट्रिन। जैसे वो सुना होगा आपने कि आपके फेलियर के जिम्मेदार आप खुद हो गए, आपके मौत के जिम्मेदार आप खुद हो गए। तो मतलब लिबरलिज्म भी वैसा है कि इसने कुछ अपने ऐसे आइडियाज दे रखे हैं, जैसे फ्रीडम, टॉलरेंस, ठीक है, ये सब। तो ये और इंडिविजुअल फ्रीडम की ये बात करता है वगैरह वगैरह। तो इनके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इन्हीं के लिए आगे चल के हानिकारक होंगे, जिसकी वजह से मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि डिक्लाइन जो होगा ना लिबरलिज्म का, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स की वजह से होगा, ठीक है। ये खुद के फेलियर के या खुद के डिक्लाइन के जिम्मेदार ये खुद होंगे, ठीक है। तो इनके मतलब बेसिकली ये हिपोक्रेसी है इनमें, थोड़ा सा बोल सकते हो, या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉलरेंस वाला प्रिंसिपल है। अब टॉलरेंस है तो मतलब कि आपको हर चीज़ को, हर रिलीजन, हर चीज़ को टॉलरेट करना चाहिए, दूसरे की आइडियोलॉजीज भी टॉलरेट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लो इलिबरल वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, तो इलिबरल वैल्यूज़ के प्रति भी फिर इनको टॉलरेंट होना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, टॉलरेंस वाला फीचर फिर वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो ये किसी ऐसे थिंकर ने बोला होगा जो लिबरलिज्म के को क्रिटिक कर रहे हैं। एंड आउट ऑफ दिस अगर ये बात करें रॉबर्ट नॉजिक की, तो नियो लिबरलिज्म में, जो कि नियो लिबरलिज्म एक ऐसी है जिस जो मतलब लिबरलिज्म को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखता है, तो ये तो नहीं हो सकता। बाकी आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो। तो करेक्ट आंसर इज माइकल वॉल्जो। सो हियर इज योर करेक्ट आंसर एंड हियर इज योर एक्सप्लेनेशन। ये कम्युनिटेरियन थिंकर है, कम्युनिटेरियन क्रिटिक करते हैं लिबरलिज्म का, क्योंकि ये कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है लिबरलिज्म एंड कम्युनिटेरियनिज्म इज टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। लिबरलिज्म टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल, वेयर एज कम्युनिटेरियन टॉक्स अबाउट होल ऑफ अ कम्युनिटी। सो दैट्स द टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो लिबरलिज्म सेल्फ सपोर्टिंग डॉक्ट्रिन, इट रियली डज रिक्वायर पीरियोडिक कम्युनिटेरियन करेक्शन। क्यों इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता है कि माइकल वॉल्जर कम्युनिटेरियन है, तो ऑब्वियसली वो लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि लिबरलिज्म सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में सोच रहा है, पूरी की पूरी एज अ होल कम्युनिटी के बारे में नहीं सोच रहा। तो ऑब्वियसली ये आप इसको थोड़ा सा कॉमन सेंसिकल होकर निकाल सकते थे अगर नहीं भी पता। ऑल्दो ये तो 2018 का क्वेश्चन है, सबने पढ़ लिया होगा अभी तक तो। सो बस मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का सोचा। नाउ ये सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे जो 2018 में पॉलिटिकल थ्योरी से आए थे। अब चलते हैं 2019 की तरफ। सो 2019 जून के क्वेश्चन में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आया था न्यू डेमोक्रेसी से रिलेटेड। पहली बार तो उन्होंने क्वेश्चन में ही लिख दिया कि न्यू डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। न्यू डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब वर्कर्स, पीजेंट्स और जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, ठीक है, जिनको आप हिंदी में बोल सकते हैं आई गेस वंचित, या जो मार्जिनलाइज होते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड ऑल, ठीक है। तो वंचित जो लोग रह जाते हैं सोसाइटी के, उनको हम जब उनकी हेजेमनी आ जाती है, जब वो पावर में आ जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यू डेमोक्रेसी। तो ये जो थॉट है न्यू डेमोक्रेसी का,
वो इनमें से कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने बताया। पहली बात, हो सकता है कि आपको ये लेक्चर बहुत लंबा लगे और आपको लगे कि यार वर्थ इट नहीं है कि एक क्वेश्चन पे हम इतना ज़्यादा टाइम दें, सिर्फ क्वेश्चन देखें और आंसर देखते जाए। पर जिसको वर्थ इट नहीं लगता, अगर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन की मेरे को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, तो यू कैन स्किप द वीडियो। आपके पास ऑप्शन है 10-10 सेकेंड आगे बढ़ा सकते हो। अगर और आपको लगता है कि नहीं मेरा एक्सप्लेनेशन वर्थ इट होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझने को मिलेगी और टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ इट है उस क्वेश्चन पे, तो आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज यू कैन स्किप। ठीक है, तो मेरे को तो सबको साथ लेकर चलना है, उसको भी जिसको कुछ नहीं आता जो पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है, और उसको भी जिसको सब कुछ आता है, बस उसको नॉर्मल पीवाई की प्रैक्टिस करने हैं। राइट। सो अगर हम बात करें न्यू डेमोक्रेसी, आप पहले इसकी डेफिनेशन याद रख लो, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आ जाए। ठीक है, दूसरा, इसमें से अब कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो इसकी बात करता है। सो ऑब्वियसली जब हम सब ऑल्टर्न स्कूल पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे मार्जिनलाइज सेक्शंस की बात होती है, इफ़ यू रिमेंबर। चाहे आपको नहीं भी पता था न्यू डेमोक्रेसी है, पर मार्जिनलाइज सेक्शन से सबसे पहले हमें सब ऑल्टर्न स्कूल याद आना चाहिए, जिसमें हम पार्था चैटर्जी वगैरह पढ़ते हैं या सुदीप्ता कविराज भी पढ़ते हैं। राइट। सो लेट्स सी इट्स एक्सप्लेनेशन। सब ऑल्टर्न स्कूल की अगर हम बात करें, वॉज प्रोक्लेम बाय एडहर्नेंट्स। एडहर्नेंट्स होते हैं मतलब सपोर्टर्स। एज अ न्यू स्कूल in the Indian history writing, it analyzes the binary relationship of subaltern and the ruling class. रूलिंग क्लास आपको पता है क्या होती है, सबाल्टर्न कौन होते हैं, जो अधीन होते हैं, अधीन रहकर काम करते हैं, मतलब कि यहाँ पे रूल्ड क्लास जिन पे शासन हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसको पोस्ट कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट भी बोला जाता है, फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अपार्ट फ्रॉम इट, ये एलिट्स जो थ्योरी है जिसको हम पढ़ते हैं, तो उसको ये क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो यू हैव ये भी याद रखना कि सबाल्टर्न स्कूल किसको क्रिटिसाइज कर रहा है, पोस्ट कॉलोनियल स्कूल भी हम इसको बोलते हैं। देन इसके अलावा ये पावर नॉलेज रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे इमैनुअल कांट वगैरह करते हैं, ये भी करते हैं। तो पावर नॉलेज रिलेशनशिप क्या है उसकी बात ही करते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको सबाल्टर्न स्कूल से रिगार्डिंग याद रखने हैं। और अगर ये देखें तो ये स्कूल जो है मार्क्सिज्म से ही निकला है। ठीक है, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से ही निकला, मार्क्सिज्म से ही। या फिर जिसके अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो ये इंस्पायर्ड हो गया, जैसे ग्राम्सकी के आइडियाज़ थे। ठीक है, हेजेमनी वगैरह। माइकल फूको जो पावर नॉलेज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज से इंस्पायर होकर सबाल्टर्न स्कूल बना था। और अगर मेन एक्सपोनेंट्स मैं आपको यही लिखवा देती हूँ, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स भी बना सकते हो साथ साथ। जैसे गायत्री स्पिवाक का नाम सुना होगा, तो वो सबाल्टर्न स्कूल से बिलोंग करती है। पार्था चैटर्जी मैंने पहले बता ही दिया। इसके अलावा दीपेश, जो नए आजकल कभी कभी यूजीसी नेट के पेपर में इनका नाम ऑप्शंस में देखने को मिलता है, दीपेश चक्रवर्ती। ठीक है, तो ये सारे मेन एक्सपोनेंट्स हैं, मेन मतलब आपके मेन थिंकर्स जो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। और फॉर दैट मैटर ऑल्सो यू कैन राइट द नेम ऑफ रंजीत गुहा, जो मुझे अभी याद आया। सो ये सारे थिंकर्स हैं, बस काफ़ी है। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हटा लें यहाँ से अगर, तो यहाँ पे आपको नॉट अ करेक्ट मैच ढूंढना है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द आंसर। तो इसमें देखो, फेबिनिज्म जो होता है वो पीसफुल चेंज के बारे में होता है, पीस के बारे में होता है, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, फेबियन होना जैसे कि नेहरू, नेहरू बिलीव करते थे फेबिनिज्म में और पीसफुल चेंज में। देन गिल्ड सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की ये बात करता है। गिल्ड गिल्ड हो गया ना, कैसे पूरा का पूरा गिल्ड बनाना, प्रोफेशनल गिल्ड बनाना है, ग्रुप बनाना बेसिकली। ठीक है, संगठन टाइप्स, तो वो प्रोफेशनल संगठन होता है एक तरीके से बोल सकते हो। तो गिल्ड सोशलिज्म, आप इसको ट्रिक बता रही हो याद करने की, प्रोफेशनलिज्म कर सकते हो। और पीस फैब ऐसे याद कर लो 2-3 बार। सिंडिकलिज्म, ऑब्वियसली सिंडिकेट्स क्या होते हैं, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, तो ट्रेड यूनियनिज्म ये भी सही था। तो चौथा हमारे का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रेडिकल चेंज की बात क्यों करेगा, इसकी जगह या तो मार्क्सिस्ट आना चाहिए था या मार्क्सिज्म आना चाहिए था, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया गलत। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है, अभी आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ लेते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो था गलत और नॉट करेक्ट हमसे पूछा था, यही इसका राइट आंसर था। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो बात करती है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, जो कि सोशली ओन्ड इकोनॉमी की, ठीक है, सोसाइटी के द्वारा ली गई बेसिकली जिसमें सोसाइटी का ऑनरशिप है। सोशलिज्म का मतलब ही यही है कि सोसाइटी वेलफेयर। और एक और कीवर्ड आ सकता है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, विकेंद्रीयकरण जिसको हम बोलते हैं, गेस। देन वर्कर्स का सेल्फ मैनेजमेंट होना, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना किस पे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे। सोशलिज्म में ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे फोकस नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिकली अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं विद इन अ मार्केट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को, तो वो भी सोशलिज्म का पार्ट है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, राइट। और वर्कर्स का सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो आपको याद रखना है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। सोशलिस्ट इकोनॉमी की हम बात करें कि ऐसी इकोनॉमिक्स अगर अर्थव्यवस्था है भी तो वो किसके कंट्रोल में है, सोसाइटी के कंट्रोल में। और वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का फायदा किसको मिल रहा है, वेलफेयर के लिए लोगों को मिल रहा है। ठीक है,
सो नाउ कमिंग टू द अनदर क्वेश्चन। सो इनमें से ऐसे कौन से थिंकर है जो नियो मार्क्सिस्ट नहीं है? तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि नियो मार्क्सिस्ट थिंकर कौन कौन से, और आपको ये पता होना चाहिए कि नियो मार्क्सिज्म और मार्क्सिज्म में क्या फ़र्क है। दोनों का आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अभी तो बेसिक डिफरेंस हम जानेंगे, बट इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका रोज़ा लक्समबर्ग, बिकॉज शी इज़ अ क्लासिकल मार्क्सिस्ट, और यू कैन से शी इज़ अ मार्क्सिस्ट। ठीक है। और बाकी जो तीन हमारे पास जर्गन हैबरमास, एरिक फ्रॉम एंड हर्बर्ट मार्कस, ये बाद में आए थे, लेटेस्ट भी है, और ऑब्वियसली ये नियो मार्क्सिस्ट भी है। तो अगर याद रखना हो तो इन तीनों का नाम हमेशा याद रखना, जर्गन हैबरमास, एरिक फ्रॉम एंड हर्बर्ट मार्कस, दीज आर नियो मार्क्सिस्ट। एंड रोजा लग्जमबर्ग आपके आ जाएंगी जब आपका हीगल, मार्क्स, एंजल्स उस टाइम पे। तो नियो मार्क्सिज्म जो था वो 20th सेंचुरी अप्रोचेस को इनकम्पेस करता है और अमेंड करता है पुराने मार्क्सिज्म को या मार्क्सिस्ट थ्योरी को। मार्क्सिस्ट थ्योरी हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ पे बिल्ड होती थी, वो इकोनॉमी को बेस मान के चलती थी, और उसके अलावा सारी चीज़ें इकोनॉमी के अराउंड मूव ऑन करती थी। लेकिन न्यू मार्क्सिस्ट ऐसा नहीं बोलते थे, वो कहते थे कि इकोनॉमी इज जस्ट नॉट अ बेस, कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ इकोनॉमिक के अराउंड ही या इकोनॉमिक बेस के अराउंड या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मोड ऑफ प्रोडक्शन के अराउंड ही घूम रहा है। देन टिपिकली बाय इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अदर इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन। अब नियो मार्क्सिस्ट में क्या नियो क्यों है और ये मार्क्सिस्ट क्यों है? नियो नियो वर्ड मतलब कि है तो वो मार्क्सिस्ट, वो बात कर रहा है हैव्स एंड हैव्स नॉट की, बुर्जुआजीज और प्लोरिट्रेट क्लास की। वो बात कर रहा है कि प्लोरिट्रेट जो क्लास है उसको वर्किंग, जिसको हम वर्किंग क्लास बोलते हैं, उसको कैसे छुटकारा दिलवाया जाए बुर्जुआजीज से। ठीक है, उसके लिए वो बात कर रहा है, बट इसलिए वो मार्क्सिस्ट भी है। लेकिन नियो कैसे, उसमें कुछ नए डायमेंशंस ऐड हो गए, जैसे क्रिटिकल थ्योरी की उन्होंने बात की, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था मार्क्सिज्म को ऑन द पॉइंट ऑफ इकोनॉमिकल बेस। ठीक है, और वो बोलते थे कि आपने क्लास स्ट्रगल को तो बता दिया कि हाँ भाई क्लास स्ट्रगल करेंगे और ये हो जाएगा, पर उसका आपने एक एग्जैक्ट पाथ नहीं बताया कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, क्लास स्ट्रगल करने का तरीका क्या होगा, वो नहीं बताया। देन साइको एनालिसिस अप्रोच उन्होंने यूज़ करी। ठीक है, किसने? नियो मार्क्सिस्ट ने। तो ये डायमेंशन उन्होंने अलग अलग ऐड किए। देन एग्जिस्टेशनलिज्म की पॉलिसी या बोल सकते हो आप आइडिया या आइडियोलॉजी भी इनके नियो मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन ने अपनाई। सो बेसिकली ये बात करता है, एग्जिस्टेंशलिज्म की फिलॉसफी बात करती है एग्जिस्टेंस की इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से, कि मेरे लिए, कि मैं यहाँ इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है, और यही सेम इंडिविजुअल, उसकी थिंकिंग, उसका पर्सपेक्टिव उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसके एग्जिस्टेंस को लेकर अलग होगा, राइट। और यहाँ पे उस वो ह्यूमन स्ट्रगल उसकी अलग होगी, सब कुछ। तो एग्जिस्ट जो कर रहा है मतलब जो हम देख सकते हैं, जिस जिस सिचुएशन में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड होता है। बेसिकली आप समझ सकते हो इसको पर्पस की तरह, कि हर इंडिविजुअल का पर्पस अलग है। ठीक है, वो अपना पर्पस खुद क्रिएट करता है, अपनी लाइफ को मीनिंग खुद देता है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसका क्या पर्पस है, उसकी लाइफ का क्या मीनिंग है, वो खुद सोच रहा है। जैसे अब ग्राम्स्की की बात करते हैं, तो ग्राम्स्की जैसे साइको एनालिटिकल अप्रोच लेकर चलते हैं, वो भी हेजेमनी वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, कि कैसे हमें क्लास स्ट्रगल करना चाहिए, कैसे एक सुपर स्ट्रक्चर और बेस का वो एक अलग कॉन्सेप्ट देते हैं, राइट। तो ये ग्राम्स्की हमारे क्या आते हैं, नियो मार्क्सिस्ट में। तो ग्राम्स्की भी आपको याद रखना है कौन है, नियो मार्क्सिस्ट है। देन जर्गन हैबरमास है, एरिक फ्रॉम है, और हर्बर्ट मार्कस है। अब ये इसकी कोई स्टोरी या ट्रिक तो नहीं है, बट येस आप इसको 3-4 बार बोलोगे, याद करोगे, या अभी दोबारा शायद आने वाले दूसरे क्वेश्चन जो ईयर है, अभी तो 2019 चल रहा है, अभी हमें बहुत 2025 तक जाना है, तो आपको ये रिपीटेशन मिलेगा, फिर आपको याद हो जाएगा। देन बात करते हैं फेमिनिस्ट नहीं, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट वुमेन्स वैल्यूज आर बेस्ड प्राइमरली ऑन। तो फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं कि जो वुमेन्स की जो वैल्यूज हैं वो किस पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, वो उस प्राइमरी कंसर्न क्या होता है वुमेन्स का, अगर फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग या फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो रिलीजियस लॉज, प्रिस्क्राइब सोशल लॉज, बायोलॉजी एंड प्रिस्क्राइब सोशल रोल, या बायोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर विल बी, आई होप आपने सोच लिया होगा, प्रिस्क्राइब सोशल रूल्स, राइट। तो हमेशा हम बायोलॉजी, तो देखो हम बायोलॉजिकली डिफरेंट है, वुमेन और वुमेन बायोलॉजिकल डिफरेंट है, तो उसमें फेमिनिस्ट को कोई आर्ग्यू करने की जरूरत ही नहीं है। रिलीजन का फेमिनिज्म से कुछ लेना देना नहीं है, तो बायोलॉजी तो वैसे ही हट गया। अब प्रिस्क्राइब सोशल रूल्स ही बचा लास्ट, कि हर हम जैसे बोला जाता है ना कि ये मेन है, तो मैन जिम कर सकता है, वुमेन जिम नहीं कर सकती। मैन ये काम कर सकते हैं अच्छे से, वो जॉब के लिए बाहर जाएंगे, वुमेन बाहर नहीं जाएगी, वो घर का काम करेगी या वो हाउस होल्ड के काम करने के लिए बनी है। तो ये प्रिस्क्राइब सोशल रोल्स है, कि आपने सब सोसाइटी ने दोनों को उनके रोल्स बता दिए कि मैन क्या करेगा और वुमेन क्या करेगी, सॉरी। सो ये फेमिनिस्ट इस मेन इसी पॉइंट पे आर्ग्यू करते हैं कि आपने ये रोल्स क्यों प्रिस्क्राइब कर रखे हैं, क्यों इसको डिवीजन कर रखा है कि ये काम मैन का है और ये वुमेन का। तो इसी पॉइंट पे डिबेट होती है फेमिनिस्ट की। सो ये हो गया।
देन ये तो बहुत ईजी था। अब इसकी बात करें, यहाँ पे बात हो रही है साइमन दे ब्यूअर की। साइमन दे ब्यूअर ऑब्वियसली एक फेमस फेमिनिस्ट है। एक उनका बहुत फेमस कोट भी है कि वन इज नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमेन। तो हम एज अ वुमेन पैदा नहीं होते, हम एज अ बायोलॉजिकली हम एज अ वुमेन या गर्ल पैदा होते हैं, पर हमें वुमेन बनाया जाता है बाय द सोसाइटी, बाय प्रिस्क्राइबिंग अस द सोशल टास्क। ठीक है, इट टेक इट, हमारा तो जेंडर होता है, ठीक है, जेंडर, लेकिन हमें क्या करा जाता है, जेंडर को सोशलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, अब बोलते हैं ना सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म, कि आप मैन हो गए या मेल हो या फीमेल हो, राइट। लेकिन अब मैन हो या वुमेन हो, वो हमारा जेंडर, जो जेंडर है वो सोशली प्रिस्क्राइब टर्म है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा ऑब्वियसली सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस। फीमेल्स बिकम वुमेन थ्रू अ प्रोसेस बाय दे एक्वायर फेमिनाइन ट्राइट्स एंड लर्न फेमिनाइन बिहेवियर। ठीक है, फेमिनाइन ट्रेड्स। सो आपको वुमेन बनाया जाता है आपके बिहेवियर में वो चीज़ें इनकलकेट करके, कि तुम्हें बचपन से ही काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि वुमेन ऐसा करती है, वो रोते नहीं है, मेन रोते नहीं है, वुमेन रो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें कुछ पॉइंट नहीं है, यही वही सारी घिसी पिटी बातें हैं जो हमेशा से करते आते हैं। देन केट मिलेट की बात करें तो केट मिलेट इज ऑल्सो अ अनदर फेमिनिस्ट, जो बात करते हैं कि जेंडर डिफरेंसेस टू हैव एसेंशियली कल्चरल rather देन बायोलॉजिकल बेसिस। तो अगर हम जेंडर में डिफरेंसेस देखते हैं, मेन और वुमेन में क्या डिफरेंस है, तो अगर सोसाइटी में अगर हम वो डिफरेंस देते हैं तो वो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ना कि बायोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे उनको अलग नहीं समझा जाता, लेकिन उनको कल्चरली डिफरेंट समझा जाता है, वही उनके टास्क के बेसिस पे, रोल्स के बेसिस पे। तो यही इसका मीनिंग था, और वो हमने दो मतलब समझ लिया। अब यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात ही लोग इतना पढ़ेंगे और बोलेंगे हाँ वही बातें हैं, खत्म। लेकिन आपको ये समझना है कि ब्यूअर की स्टेटमेंट और केट मिलेट की स्टेटमेंट बहुत बारी आती है। तो वन इज नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम अ वुमेन, तो पहले तो आपको एक ये स्टेटमेंट याद रख लो। फिर केट मिलेट ने, जो आ जाता है आजकल कोर्ट्स वाले क्वेश्चन की, कोर्ट्स दे दिया और पूछते हैं कि किसने बोला था, तो ये एक कोट हो गया। ठीक है, तो ये कोट आपको ये याद रखा कि केट मिलेट ने क्या बोला है और साइमन दे ब्यूअर ने क्या बोला है। तो एसेंशली कल्चरल rather देन बायोलॉजिकल बेसिस, ये केट मिलेट का कोट है। देन बात करें हु ऑथर द बुक साइलेंट स्प्रिंग, वेरी इजी क्वेश्चन। साइलेंट स्प्रिंग बुक किसकी है, रेचल कार्सन की। इसकी ट्रिक क्या याद कराई थी मैंने, कि हम कार में बैठे हैं अपने सन के साथ और हम जा रहे हैं एक स्प्रिंग सीजन में घूमने, एक लॉन्ग राइड पे। तो आप इमेजिन करो एक कार में आप बैठे हो, उसकी कार की छत जो है वो खुली हुई है, स्प्रिंग सीजन है, फूल पत्ते गिर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो साइलेंट स्प्रिंग, रेचल कार्सन। और इसका एम क्या था इस बुक का, मतलब थीम क्या था, नॉट एम, इस बुक की मेन थीम क्या है, जो बहुत कितनी बार आपको उसमें दिख जाएगी कॉम्प्रिहेंशन में या फिर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में। तो वो रेचल कार्सन ने बोला था, हाईलाइटेड द डेडली एंड ब्रॉड इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड डीडीटी। तो उसने ये बुक उन्होंने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर रखी थी, कि कैसे जो डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड्स हैं वो कितने डेडली हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट को कैसे हार्म कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर सोचो। द इमिग्रेटिंग एथनिक कल्चरल ग्रुप्स विच नेवर गेट अपॉर्चुनिटी टू बिकम सिटीजन्स। तो ऐसे कौन से एथनिक कल्चरल ग्रुप्स है जो माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज में जाते तो हैं, पर वहाँ पे जैसे बांग्लादेश से माइग्रेट होकर लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिटीजनशिप नहीं गेन कर पाते, सिटीजन्स नहीं बन पाते। ठीक है, और ये मल्टी कल्चरलिज्म की थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं, आइडियोलॉजी नॉट थ्योरी, आइडियोलॉजी में हम पढ़ते हैं। सो ये कौन होते हैं, तो इजी आपको पता होगा, मैटिक्स। इनको क्या बोला जाता है, मैटिक्स, जो कभी भी सिटीजन्स नहीं बन पाते और वो सिर्फ एक एथनिक इमिग्रेशन या इलीगल इमिग्रेट्स बन के रह जाते हैं। सो से वर्ड कहाँ से आया था, ग्रीक सिटी स्टेट पॉलिसी, आपने जब एथेंस वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ से ये वर्ड है। मैटिक एक फॉरेन रेजिडेंट हुआ करते थे एथेंस में, तो वहाँ से वर्ड निकला है। जो एथेंस के फॉरेन रेजिडेंट्स होते थे, जो एथेंस में वहाँ से आते थे उस टाइम पे, और उनके पास सिटीजन राइट नहीं होता था ग्रीक सिटी स्टेट्स में रहने का, तो उसको हम मैटिक्स बोलते थे, तो वहीं से ये वर्ड है। देन मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ये एक बुक किसने लिखी है, बहुत ईजी पता है आप सबको। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज विल कैमलिका। तो विल कैमलिका ने ये लिखी थी मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। बुक का ईयर याद रख लो 1995, और सब टाइटल भी याद रख लो, और लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। तो कभी कभी सब थीम भी पूछ लेता है। और द टी एच मार्शल ने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड बुक लिखी है, लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म में यही दो थिंकर्स आते हैं, भिक्खू पारेख और विल कैमलिका। टी एच मार्शल की बुक का नाम दूसरा था, उनका नाम था सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, इफ यू रिमेंबर, अगर पढ़ा है आपने तो, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। और आपको याद होगा कि जो टी एच मार्शल है उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ राइट्स भी दिए थे, जो कि हम वो बोलते हैं कि सिटीजन्स को ये 3 तरीके के राइट मिलने चाहिए, सिविल,
पॉलिटिकल एंड सोशल राइट, CPS। और BS टर्नर भी सिटीजनशिप से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म का बात था, नॉट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इज अ कॉन्सेप्ट, हम पढ़ते हैं ना यूनिट 1 में, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजीज। तो ये दो थिंकर कॉन्सेप्ट्स हैं और ये दोनों आइडियोलॉजी वाले हैं। तो BS टर्नर की जो बुक अगर हम देखें तो उसका नाम था राइज एंड फॉल ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। प्लस ये सोशोलॉजिस्ट भी हैं, जिन्होंने सोशोलॉजी या सोशोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ ऐसी एक बुक थी, अभी याद नहीं आ रहा। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है। सो लेट कैपिटलिज्म, डीकंस्ट्रक्शनिज्म, कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव एंड कंसेप्ट ऑफ नॉलेज एंड पावर। तो नॉलेज एंड पावर, जब भी हम पावर नॉलेज रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, वो है माइकल फुको। और माइकल फुको की मैंने सारी बुक्स आपको ट्रिक्स से याद करा रखी हैं एक शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट्स में, मतलब IT शॉर्ट्स में आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा, नहीं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी उस शॉर्ट का। देन बात करें डीकंस्ट्रक्शनिज्म की, तो जैक्वस डेरिडा ऑब्वियसली, जिसमें वो बात करते हैं डीकंस्ट्रक्शनिज्म, जो कि हमारा आपको याद होगा पोस्ट मॉडर्निज्म में है। फिर अगर बात करें लेयरटार्ड की, तो ये बोलते हैं कि इनक्रेडिलिटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव, वर्ड सुना है आपने, कि जो मेटा नैरेटिव्स को लेकर ये बहुत डाउटफुल रहते हैं। कौन सी थ्योरी है ये? पोस्ट मॉडर्निज्म की। तो अगर हम बात करें ये कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव, या इसी का एक और वर्जन, मतलब इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव मेन वर्ड है जो इन्होंने अपनी बुक में यूज़ किया था, लेकिन उसी का रिवाइज्ड वर्जन आप समझ सकते हो, तो वो कोलैप्स ऑफ ग्रैंड नैरेटिव। तो ये आई गेस लेयरटार्ड से रिलेटेड होना चाहिए, और बाकी बचा लेट कैपिटलिज्म, तो वो होना चाहिए हमारा फ्रेडरिक जेम्सन। सो हेयर इज द एक्सप्लेनेशन। लेट कैपिटलिज्म आपका है फ्रेडरिक जेम्सन का, उनकी बुक, कौन सी बुक में दिया था? पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। इनकी बुक के नाम में ही लेट कैपिटलिज्म था, तो पोस्ट मॉडर्निज्म और द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। अब याद ना हो तो याद रखना जेम्सन बात करते हैं। जेम्सन जो है वो लेट हो गए, ठीक है। किस चीज़ में लेट हो गए? अपने सन से मिलने में लेट हो गए। कौन? जेम्स, ठीक है। और जेम्स से आप याद कर सकते हो जेम्स जो हम खाते हैं, तो उनके बेटे ने उनसे जेम्स मांगी थी और वो लेट हो गए। तो वैसा करके कोई डीकंस्ट्रक्शनिज्म की थ्योरी या डीकंस्ट्रक्शन के लिए ऑब्वियसली जैक्वस डेरिडा फेमस है हमेशा से, जो बोलते हैं कि हमेशा अगर किसी चीज़ों को समझना है तो उसको डीकंस्ट्रक्ट करके समझो, मतलब एक एक करके समझो, पॉइंट करके। एक बड़ा है उसको पार्ट्स में बांट के फिर अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है, तो उसको डीकंस्ट्रक्शनिज्म। फिर ये थर्ड, यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था, यहाँ पे आ गया गलती से। ये आपका फ्रैंकोस लेयरटार्ड पोस्ट मॉडर्निज्म की थ्योरी, और नॉलेज एंड पावर ऑब्वियसली अगेन पोस्ट मॉडर्निज्म माइकल फुको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म? तो इनकरेक्ट पूछा है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, वो किस बारे में बात करता है, तो आप ऑब्वियसली इनकरेक्ट निकाल सकते हो। और अभी हमने पीछे ही पोस्ट मॉडर्निज्म के इतने सारे थिंकर्स और उनकी आइडियोलॉजी, मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़े ही थे। सो इनकरेक्ट यहाँ पे क्या होगा? वैसे तो अगर हम देखें, पहले भी मैंने समझाया हुआ है कि पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है। डीकंस्ट्रक्शनिज्म है, ये मेटा नैरेटिव्स में मानते हैं, ये मेटा नैरेटिव्स में नहीं मानते, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव रहते हैं, यूनिवर्सल रहते हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। बट अगर हम बेसिक बात करें ना, तो मतलब अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ दोनों का डिफरेंस, तो मॉडर्निज्म ये है कि जब साइंस एंड टेक अपनी चरम सीमा पे चल रहा था, बहुत डेवलपमेंट हो रही थी, साइंस एंड टेक आ रहा था, टेक्नोलॉजीज आ रही थी, तो फिर उसके बाद आपको आंसर ही दिख गया है, हिस्टोरिकल टेंडेंसी, विच इज़ एन इनकरेक्ट आंसर। और हिस्टोरिकल टेंडेंसी में मॉडर्निज्म मानता है, पोस्ट मॉडर्निज्म नहीं, नॉट अ बिग डील। अभी हम यहाँ समझने के लिए आए हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, यही पूरी जड़ है वॉर्स की, यही मतलब इसको बहुत नेगेटिव देखता है कि जब से मॉडर्निज्म आया ना, लोगों का दिमाग खराब कर दिया ये साइंस और टेक ने। इसके बाद से हमारे वॉर शुरू हो गए हैं। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बेसिकली मॉडर्निज्म आया था, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म आया था। कि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, साइंस एंड टेक आया, पर लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से आ गया। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इसको क्रिटिसाइज करता है मॉडर्निज्म को, इसलिए हम इसको पोस्ट मॉडर्निज्म बोलते हैं, न्यू मॉडर्निज्म नहीं बोलते। न्यू हो जाता फिर कि मॉडर्निज्म में भी मानता है और कुछ और चीज़ ऐड करता है। तो ये हो गया। बाकी आपको वो जो घिसी पिटी तो नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का डिस्टिंक्शन बहुत आराम से हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये बेसिक डिफरेंस था। और ऑब्जेक्टिव होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, वो आपको थोड़े टेक्निकल वर्ड से याद रखने पड़ते हैं। अब ये बात करता है पोस्ट मॉडर्निज्म किसकी बात करता है? कंजम्पशन की इंस्टेड ऑफ नॉलेज। ये नॉलेज की बात नहीं करता, क्योंकि नॉलेज की बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आती है, तो वो मॉडर्निज्म बात करता है। ये बात फोकस किस पे करता है? कंजम्पशन में, कितना लोगों ने कंज्यूम किया, लोगों ने कितना उस चीज़ को समझा, कितना लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे आप बोल सकते हो टेक्निकल वर्ड। देन
डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टोटालिटी, ठीक है, जो आपने पूरा टोटल है उसको डीकंस्ट्रक्ट करके समझना, पार्ट्स में समझना, जो कि जैक्वस डेरिडा बात करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टोटालिटी। कॉमनैलिटी टू ग्रेटनेस, कि अगर हमारे साथ चीज़ कोई अच्छी हुई, कोई मेटा नरेटिव सबको पता होगा आई गेस, कि कोई एक चीज़ जिसको सब माने कि अच्छा वुमेन्स जो है वो घर पे काम करती है, ये एक मेटा नैरेटिव सेट हो गया। अब इस लोग सारी जगह यूनिवर्सली इसी को मान रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हमने क्या कर दिया, इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया, एक फैक्ट की तरह बोलने लगा कि वुमेन हाउस होल्ड के लिए बनी है, ये मेटा नैरेटिव है, कटु सत्य बोल सकते हो। और यही इसी को चैलेंज करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की, अच्छा अगर वुमेन सिर्फ वो हाउस होल्ड के लिए बनी है तो फिर आप मान लो इस मेटा नैरेटिव को डाउटफुल है कि क्यों, क्योंकि वुमेन्स उन्होंने देखा जॉब्स भी है, वुमेन्स जो है मतलब नासा में भी हैं, हर जगह वो अपना रेसलिंग में भी है, फाइटिंग में भी है, फिजिकल टास्क में भी है। तो ये हमने क्या करा, मेटा नैरेटिव को चैलेंज कर दिया। तो यहाँ पे जो ग्रेटनेस वर्ड है, यहाँ पे आप बोल सकते हो मेटा नैरेटिव से रिलेटेड कि कोई चीज़ है तो उसमें क्या कॉमन है, कॉमनैलिटी टू ग्रेटनेस। पोस्ट मॉडर्निज्म इसको भी कहीं ना कहीं मतलब फोकस करते हैं इस चीज़ पे कि क्या जो ग्रेटनेस है, क्या एक जो मेटा नैरेटिव है उसमें कुछ कॉमन है, क्या उसको हम चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। और हिस्टोरिकल टेंडेंसी मतलब मॉडर्निज्म बात करता है कि जो हमने हिस्ट्री से सीखा है, जो अभी तक डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी हम मानना, ठीक है। सो बेसिकली ये हो गया। देन आप बात करें पोस्ट मॉडर्निज्म का, आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैंने, कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है बिलीव करता है कि जो बहुत सारी सिचुएशंस है विच आर कंसिडर्ड पॉलिटिकल इन नेचर, कि ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम पॉलिटिकल इन नेचर कंसिडर करते हैं बट कैन नॉट बी एडुकेटली इन डिस्कस्ड इन ट्रेडिशनल रियलिस्ट एंड लिबरल अप्रोचेज टू पॉलिटिकल साइंस। लेकिन हम बहुत सारी जो चीज़ें हम पॉलिटिकल होती हैं लेकिन हम उसको रियलिस्ट सेंस में या लिबरल अप्रोचेज के साथ थ्रू नहीं समझ सकते। ये बात करते हैं प्राइमेसी ऑफ कंजम्पशन, डिकंस्ट्रक्शन, वही सारी चीज़ें रिपीटेड हैं और हिस्टोरिकल टेंडेंसीज की बात नहीं करते, ठीक है। अब आ जाते हैं 2019 दिसंबर के क्वेश्चंस पे। एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट दैट इट मेंटेन्स। वेरी इजी, नॉट इजी बट अ पॉपुलर स्टेटमेंट, क्योंकि अब ये पॉपुलर हमें इसलिए लग रही है क्योंकि ये 2019 में ऑलरेडी आ चुकी है और हम उसके बाद इस स्टेटमेंट को बहुत बारी पढ़ भी चुके होंगे। लेकिन जब पहली बार जिन बच्चों ने 2019 में अटेम्प्ट दिया होगा उनके लिए ऑब्वियसली मुश्किल होगी, लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं यूनिट 1 में तो एक हम टॉपिक पढ़ते हैं राइट्स। तो जब हम राइट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें हम अलग अलग राइट्स की बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन राइट, सेकंड जनरेशन राइट, उससे पहले थ्योरी ऑफ राइट्स, डिवाइन थ्योरी ऑफ राइट्स, ये सब। तो उसमें ये एक आता है हमारा एवरी स्टेट इज नोन बाय द राइट इट मेंटेन्स। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज लास्की, विच इज हेरोल्ड जे लास्की, ठीक है। हेरोल्ड जे लास्की मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी में पढ़ाया था और इसकी ट्रिक भी बताई थी, ग्रीन कलर की लस्सी मिल में बनती है। कौन सा लिबरलिज्म था, पॉजिटिव यानी कि मॉडर्न, ठीक है। तो मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर हैं। और लस्की बात करते हैं कि हर अगर आपको किसी स्टेट को जानना है तो बस आप ये देख लो कि उस स्टेट में वहाँ के सिटीजन्स को क्या राइट्स प्रोवाइडेड है, क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ राइट्स इज यूनिवर्सल एंड इक्वालिटेरियन, देयरफॉर अ स्टेट मस्ट ग्रांट इक्वल राइट्स टू ऑल द पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं यानी कि स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, वेलफेयर लेकर आ सकता है। तो वेलफेयर होगा तो इसलिए वो किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल राइट्स की, जो हमें देने चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। सो यहाँ पे तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतना था। बाकी 3 ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन ऐसा सच कुछ है नहीं, बस नाम लिखे हुए हैं। द बेस्ट प्रपोंडर ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप वाज। तो अगर हम प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप देखें तो उसमें इन सब में से ये सारे ही सिटीजनशिप के थिंकर्स हैं। जैसे डेविड हल अगर आप बोलो तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट आती है तो डेविड हल से रिलेटेड होती है। सोशोलॉजी हो गया, ठीक है, या फिर सोशल क्लास, सोशल सिटीजनशिप से स्टेटमेंट जो आती है सोशल सिटीजनशिप से रिलेटेड वो बी एस टर्नर की होती है, राइट। या फिर अगर आप मान लो सोशलिज्म की बात करो या फिर प्लूरलिज्म की बात करो तो भी कोई अगर ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट या कुछ ऐसा थ्योरी या कीवर्ड दिखता है तो बी एस टर्नर का होता है। तो यहाँ पे प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसकी होगी, बी एस टर्नर की। यहाँ पे ये एथनिक गिडेंस आपका ग्लोबलाइजेशन वाले थोड़े कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, ये भी कॉस्मोपॉलिटन वाले में आ जाते हैं। और टी एच मार्शल तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया था उनके बारे में। सो यहाँ पे बी एस टर्नर है, वो बात करते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप ट्रीट्स द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप एज अ मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो प्लूरलिस्ट क्या है, प्लूरलिस्ट मतलब बहुत सारा होता है ना, एक सिंगुलर एक प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या होता है बहुत सारे। तो हम अलग अलग डायमेंशन से सिटीजनशिप को सोचते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और ये बात करता है कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है कैसे अलग अलग फैक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हुआ,
इवॉल्व हुआ, ठीक है। तो ये प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप किसमें होगा, बी एस टर्नर का होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम वाज नॉट मेंशन्ड बाय रूजवेल्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे यूएसए के प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट है उनकी बात हो रही है। उन्होंने 4 फ्रीडम दी थी अपने नागरिकों को। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, ये 4 लिखी हुई है। इनमें से कौन सी नहीं दी थी, नॉट लिखा है। तो अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की उन्होंने बात की थी, फ्रीडम ऑफ वर्शिप की उन्होंने बात की थी कि जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो बोल दिया था कि ठीक है तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुमको फ्रीडम फ्रॉम फियर भी है, ठीक है, और फ्रीडम ऑफ वर्शिप भी है। लेकिन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कोई फ्रीडम हो वैसा तो कुछ है नहीं, और ये थोड़ा नेगेटिव भी जा रहा है। तो यहाँ पे आपको बात करते हैं 4 फ्रीडम। तो चौथी फ्रीडम कौन सी थी, अगर ये वाली नहीं थी तो उसकी जगह थी फ्रीडम ऑफ वांट, ठीक है। तो स्पीच, वर्शिप, फियर एंड वांट, SWFW, ये ऐसे याद कर सकते हो, SWFW, WWW ऐसे, ठीक है। तो SWFW यानी कि स्पीच, वर्शिप, फियर एंड वांट। तो ये 4 फ्रीडम की बात उन्होंने की थी। देन वंदना शिवा इज इको फेमिनिस्ट, ठीक है। इकोलॉजी में जब हम इन्वायरमेंटलिज्म पढ़ते हैं या इकोलॉजिज्म पढ़ते हैं, सॉरी, इसमें पढ़ते हैं हम यूनिट 1 में आइडियोलॉजीज में, तो हम वंदना शिवा को भी पढ़ते हैं जो कि हमारी इको फेमिनिस्ट है। एंड उनको बायोडाइवर्सिटी और उनके इको फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए जाना जाता है। बस इतना ही। दैट हु इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ लिबर्टेरियनिज्म, तो कौन लिबर्टेरियनिज्म में नहीं मानता। अगर अब हम बात करें कि मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि हमने हाइट पे गए, वहाँ पे फ्राइड मोमोज खाए, और फ्राइड मोमोज खा के हम क्या हो गए, सिक हो गए, बीमार हो गए, ठीक है। तो हाइट पे गए यानी कि FA हाइक, वहाँ पे जाके हमने फ्राइड मोमोज खाया यानी कि मिल्टन फ्राइडमैन, और वहाँ जाके हम बीमार हो गए यानी कि सिक यानी कि रॉबर्ट नॉजिक। तो हमने ये पूरी एक कहानी याद की थी, राइट। और ये तीनों थिंकर यहाँ पे है। तो ऑब्वियसली एक ऑड वन आउट क्या बचा, रॉबर्ट डॉल, जो कि बात करते हैं पॉलीआर्की की, ठीक है। सो यहाँ पे ये और डेमोक्रेसी से रिलेटेड थिंकर है, लिबर्टेरियनिज्म नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या था, रॉबर्ट डॉल। तो ये 3 आपको कहानी भी याद हो गई। और ये कौन सा है, नियो लिबरलिज्म में हमने ये पढ़े थे, यानी कि लिबर्टेरियनिज्म या नियो लिबरलिज्म एक ही बात है। तो ये हमारा, और ये प्लूरलिस्ट है। रॉबर्ट डॉल हम पॉलीआर्की यानी कि प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी की बात ये करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि रॉबर्ट डॉल से रिलेटेड कौन सा फेमस कीवर्ड आपको याद रखना है, तो पॉलीआर्की और प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम आते हैं अब अपने कोविड फेज की तरफ, जहाँ पे जब 2020 में कोविड आया था तो सिर्फ एक ही फेज में हमारे क्या हुआ था, नेट का एग्जाम हुआ था। सिर्फ मतलब साल में सिर्फ एक ही बार हुआ था, अक्टूबर में, 2020 अक्टूबर के क्वेश्चन कि स्टेट इज अ नेसेसरी इवल किसने बोला है, वेरी वेरी पॉपुलर स्टेटमेंट थॉमस पेन की। तो स्टेट इज अ नेसेसरी इवल, और इनकी बुक का नाम बहुत कम लोगों को पता होता है, और ये कोड तो सबने पढ़ा होता है लेकिन बुक का नाम नहीं पता होता। वो है कॉमन सेंस, 1776 में लिखी गई थी, याद रखना कॉमन सेंस। तो हमें अगर पेन होता है यानी कि अगर हमें दर्द होता है तो हमारी कॉमन सेंस है कि हमें दवाई लेनी चाहिए, या उसको हीट बैग से मतलब हीट बैग रख लो या पेन किलर्स ले लो। तो ये कॉमन सेंस है। तो ये कहानी मैंने बना दी कि जब हमें पेन होता है तो ये कॉमन सेंस है कि हमें हमें क्या करना है, मेडिकेशन लेना है या पेन किलर लेना है, तो कॉमन सेंस, ओके। देन बात करें ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लक इंक्लूडिंग नेचुरल एबिलिटी, और ये तो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लक वर्ड आ रहा है और लक यहाँ पे आ रहा है, तो लक इक्वालिटेरियनिज्म किसका फेमस थिंकर है, कौन, जेम्स लवलॉक, है ना, सुना होगा आपने इनका नाम। तो जितने भी लक के एस्पेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग नेचुरल एबिलिटी शुड बी इररिलेवेंट टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो ये जेम्स लवलॉक की भी थ्योरी थी। और इसके अलावा एलिजाबेथ एंडरसन, सॉरी जेम्स लवलॉक का आई गेस ये तो इसमें नहीं आएंगे, ये इसमें गाया हाइपोथेसिस में थे, उसमें उन्होंने लक गाया दिया था, तो बाय गॉट कंफ्यूज, अभी याद आया मुझे। तो लक गाया वाली इनकी थ्योरी है। वैसे लक एगैलिटेरियनिज्म में जो मेन थिंकर है वो हमारी एलिजाबेथ एंडरसन है, ठीक है। एलिजाबेथ, इनका नाम याद रखना आप, एलिजाबेथ एंडरसन। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं आजकल। और इनकी जो बुक थी वो थी, मतलब एक एस्से था, नॉट बुक, जिसमें उन्होंने लग इक्वालिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उनकी बुक एस्से का नाम था व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस है बेसिकली। यहाँ पे अगर आपको पता है, जैसे यहाँ पे वर्ड भी लिखा हुआ है जस्टिस, तो जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं जस्टिस का, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो लग इक्वालिटेरियनिज्म क्या कौन सी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये, ठीक है। इसमें वो बोलते हैं कि लोगों को उनके बैड लक के लिए कंपनसेट किया जाना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा पुअर पैदा हुआ है या डिसेबल पैदा हुआ है तो उसकी गलती नहीं है, उसका लक ऐसा था, तो उसको उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये लक इगैलिटेरियनिज्म कहता है। लेकिन ये एक दूसरा जो ये स्टेटमेंट लिखा है कि जो जितने भी एस्पेक्ट्स है लव लक के, चाहे नेचुरल एबिलिटी, किसी की नेचुरल एबल होना, डिसेबल होना, वो उसके लक के ऊपर है, उसकी मतलब मेहनत या उसने जानबूझ के नहीं हुआ, वो इररिलेवेंट होने चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, तो हमें उस टाइम पे जब हम जस्टिस की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो हमें ये देखना चाहिए क्या वो अपनी चॉइसेस की वजह से गरीब है या फिर वो लक की वजह से। तो फॉर एग्जांपल अगर इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ योर चॉइस कि कोई आपके पास चीज़ बुरी हुई, आपने ए ऑप्शन था, आपके पास बी ऑप्शन था, ए ऑप्शन बुरा था, उससे आपको बैड लक आया, बी ऑप्शन अच्छा था, उससे आपको गुड लक आ सकता था, पर उस टाइम पे आपने ए ऑप्शन चूज़ किया, नॉट बी। तो अगर आपकी अपनी चॉइस की वजह से बैड लक आया है तो वो इररिलेवेंट होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो रहा हो या जब आपको प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो या कोई भी चीज़ आपके रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो तब। लेकिन अगर वो चॉइस की वजह से नहीं है, वो आउट ऑफ लक है, तो आपको वो इनइक्वालिटीज़ फेस नहीं करनी चाहिए। ये लक इक्वालिटेरियनिज्म बेसिकली कहता है। ठीक है, कि मतलब आपके बैड लक का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है, आप बीमार हो गए हो, तो ये आपके हाथ में नहीं था, आपका हो गया, बस होना था, डेस्टिनी में लिखा था, तो उसकी वजह से आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या जो जस्टिस है उसमें आपको मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलना चाहिए उस चीज़ की वजह से। तो ये होता है आपका लक इगैलिटेरियनिज्म। सी यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये कहती है लक इक्वालिटेरियनिज्म की कि इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें आप जो लोग हैं वो उनके बैड लक के लिए, अनडिजर्व बैड लक के लिए कंपनसेट करना चाहिए। तो अनडिजर्व वर्ड हमें ये बताता है अगर आप अपनी चॉइसेस से अनलकी हो तब आपको इक्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन आपके साथ एक्सीडेंट हो गया है, आपको कुछ ऐसा हो गया, डिसेबल पैदा हुआ है, तो वो उस लक के लिए आपको इक्वालिटी के खातिर आपको क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शैलो और रिफॉर्मिस्ट साइकोलॉजी। आई गेस यहाँ पे वर्ड मिसिंग है कि इनमें से बिलोंग टू आना चाहिए, कि इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो हम शैलो इकोलॉजी या फिर रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी की बात करते हैं। रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी किसके लिए होता है? टू रिकनसाइल इकोलॉजी विद कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी, और ये लिमिट टू ग्रोथ को रिकोगनाइज करता है, ये सारे एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को रिजेक्ट करता है, इकोसेंट्रिक होता है और ये डैमेज करता है इन्वायरमेंट को और एज एन एक्सटर्नलिटी और सोशल कॉस्ट। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फीचर है। दीज आर सम ऑफ योर ऑप्शन ए बी सी बी सी डी ए बी डी ए सी डी, तो मतलब तीन तीन के ऑप्शन हैं ये, तो आपको कोई सिर्फ एक क्या करना है, एक ऑप्शन एलिमिनेट करना है। मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, पॉज द वीडियो एंड यू कैन आंसर योर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा चारों में से एक नहीं होगा। सो अगर हम एक एलिमिनेट कर दें, अगर आपको सिर्फ इतना भी पता हो कि शैलो इकोलॉजी का दूसरा नाम एंथ्रोपोसेंट्रिक इकोलॉजी है। ठीक है, जो फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब जो ह्यूमन को सेंटर में रख के हर चीज़ सोचे कि अगर अच्छा मुझे पेड़ उगाने हैं ना, तो मैं इसलिए उगाऊंगी ताकि ह्यूमन की लाइफ सेव रहे। अगर मुझे कोई यहाँ पे डेवलपमेंट करना है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो ये सोच के करूँगी कि अच्छा इसका फ़ायदा ह्यूमंस को होगा। तो ये होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच। और इकोसेंट्रिक अप्रोच ये कहता है कि आप कोई भी काम करो तो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते करो, ना कि ह्यूमन को। ठीक है, अगर कोई नुक्स अगर आपकी किसी ह्यूमन एक्टिविटी से किसी इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है तो पहले इन्वायरमेंट को कंसर्न करो, मतलब सेंटर में इन्वायरमेंट रहेगा, फिर उसके इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक्टिविटीज़ को डिसाइड करो, ना कि ह्यूमन को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्टिविटीज़ डिसाइड करो। तो इससे अदर वे अराउंड। तो ऑप्शन सी अगर हम हटा दें तो हमारा आंसर होगा ए बी और डी, क्योंकि इसमें लिखा है रिजेक्ट करता है ये एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को, बल्कि ये खुद एक एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है, तो रिजेक्ट तो नहीं करेगा। ठीक है, और इम्ब्रेसिंग होगा, इकोसेंट्रिक तो नहीं है, इकोसेंट्रिक को इम्प्रेस नहीं करेगा, ये उसके खिलाफ होगा, उल्टा लिखा था। तो ए बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो एक बार इसको रब करते हैं। सो नाउ इट्स लुकिंग मोर क्लीनर। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, इसको शैलो इकोलॉजी को हम रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी भी बोलते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच भी बोलते हैं, जो इकोलॉजी को कैपिटलिस्ट मॉडर्निटी के साथ जोड़ता है। ये लिमिट टू ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करता है और ये कंसिडर करता है डैमेज टू इन्वायरमेंट एज एन एक्सटर्नलिटी और सोशल कॉस्ट, कि अगर हम इन्वायरमेंट को नहीं बचाएंगे ना तो आगे चल के सोसाइटी को हार्म होगा। ठीक है, तो सिर्फ इन्वायरमेंट को वो इसलिए बचा रहे हैं ताकि हम बच सके, तो थोड़ा सा सेल्फिश मोटिव तो है, कैपिटलिस्ट सेंस तो है ही। ठीक है, अगर हम काम कर रहे हैं तो किस लिए? अपने प्रॉफिट के लिए। ठीक है, कि हम बच जाए, इसलिए इन्वायरमेंट को बचाना जरूरी है। तो ए बी डी विल बी द राइट आंसर।
सो यहाँ पे अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, सो शैलो इकोलॉजिज्म वाइल कीपिंग कंजर्वेटिज्म कंजर्वेशन एट इट्स हार्ट। तो ये इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की बात करता है, इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन की बात करता है, और ये एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच है कंजर्वेशन को लेकर। कौन सा कंजर्वेशन? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। नेचर शुड बी कंजर्व फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, जो मैंने बताया। और जो प्रोपोनेंट्स है शैलो इकोलॉजिज्म के, जो प्रोपोनेंट मतलब कि जो इस आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि हमें इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, क्योंकि इससे ह्यूमंस को फ़ायदा होगा और उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में। जो मैंने बताया वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। द थ्योरी दैट द अर्थ इज़ बेस्ट, अरे फिर से दिख गया आपको आंसर, चलो कोई बात नहीं। द अर्थ इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ लिविंग एंटिटी दैट टेक्स मेंटेन इट्स ओन एग्जिस्टेंस। इजी है, गाया हाइपोथेसिस कि अर्थ जो है एक खुद एक लिविंग एंटिटी है, वो अपना अच्छा भला, वो अपने आप को मेंटेन खुद कर सकता है, उसे हमारी ज़रूरत नहीं है। अर्थ एक अपने आप में ही क्या है, लिविंग आइडेंटिटी है। जैसे एज अ ह्यूमन अपना अच्छा बुरा अपनी टेक केयर खुद कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लिविंग है। हाँ, अगर हमको कुछ पेन होगा या कुछ होगा तो अपनी दवाई खुद कर लेंगे। तो वैसे अर्थ के साथ अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो एक लिविंग आइडेंटिटी है, एक जीवित वस्तु है जो अपना एग्जिस्टेंस खुद मेंटेन कर सकती है। ठीक है, अपने आप को रिसाइकल कर सकते हैं। तो गाया हाइपोथेसिस, जेम्स लॉक इसके थिंकर है 1972। एंड ये सब चीज़ें बोलते हैं कि प्लैनेट अर्थ अपने आप को खुद मेंटेन कर सकता है, वो इस चीज़ से लिखी हुई है बस। Then who among the following is not a key figure of conservatism? Conservatism is a रूढ़िवादी सोच, एंड जो इसमें नहीं मानता वो आपको बताना है। तो टी एच ग्रीन है, एडमंड बर्क है, एफ ए माइकल ऑक्सफोर्ड है, और हाइक है, और ग्रीन है। तो अगर आपको याद हो, टी एच ग्रीन हम पढ़ते थे पॉजिटिव लिबर्टी में, राइट? पॉजिटिव लिबरलिज्म में जब मैंने आपको बताया ग्रीन कलर की लस्सी, तो लस्सी से हमने याद किया था लस्की, और टी एच ग्रीन, और कहाँ पे बनी थी वो? मिल में, तो जे एस मिल। ये सारे पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर थे। तो टी एच ग्रीन एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये लिबर्टी के थिंकर है। देन आपके बचे एडमंड बर्ग, माइकल ऑक्सफोर्ड और फ्रेडरिक हाइक। ऑल तो फ्रेडरिक हाइक भी लिबर्टी के भी थिंकर है, जो कि नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, लिबरटेरियनिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये कंजर्वेटिविज्म में भी इनका ओवरलैपिंग होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा टी एच ग्रीन, क्योंकि पूछा था नॉट कि कौन से नहीं है, तो बाकी तीन है और ये नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि पॉजिटिव लिबर्टी की, आप पॉजिटिव फ्रीडम की बात करते हैं। Which among the following is not a salient feature of individualist anarchism? एनार्की पता है सबको, ठीक है? एनार्की मतलब जब कोई सरकार नहीं होती, नो गवर्नमेंट, नो रूल, कोई डोमिनेट करने वाला नहीं है, अराजकता बोलते हैं जिसको हिंदी में, वो है। तो इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल है, वो अपने आप को खुद गवर्न कर सकता है, उसको कोई और गवर्न करे या उसको कोई और क्या बोले ऑर्डर दे तो उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म हो गया। नॉट पूछा है क्या नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बचा, अल्ट्रा लिबरलिज्म, सिविल डिसोबीडियंस, या ऑर्गेनिज्म और गैनिसिज्म। तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ठीक है, उसको किसी का इंटरफेरेंस नहीं पसंद, तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेगा। अल्ट्रा लिबरलिज्म मतलब पूरी लिबरलिज्म की पूरी फिलॉसफी इंडिविजुअल के ऊपर है, तो ऑब्वियसली अल्ट्रा लिबरलिज्म। सिविल डिसोबीडियंस भी इसका फीचर है, बाकी ऑर्गेनिसिज्म इसका फीचर नहीं है। सिविल डिसोबीडियंस मतलब अगर कोई इंडिविजुअल के रास्ते में आएगा, उसको कोई इंटरफेयर करेगा या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थोपने की कोशिश करेगा, तो वो बदले में क्या करेंगे? डिसोबे करेंगे उसको। तो इंडिविजुअलिस्ट एनार्किज्म में ये होता है कि जब अगर कोई गवर्नमेंट या कोई गवर्न करने वाला आ जाता है तो वो सिविल डिसोबीडियंस भी करते हैं। तो ऑर्गेनिसिज्म क्या होगा फिर? ऑर्गेनिसिज्म नहीं होगा। और सो ऑर्गेनिसिज्म किसकी फिलॉसफी है फिर? वो है हमारे कंजर्वेटिविज्म में आता है। ऑर्गेनिसिज्म मतलब आपको बोला जाता है कि आप एक आप एज अ इंडिविजुअल नहीं हो, आप एक सोसाइटी का पार्ट हो, एज अ होल, ठीक है? ऑर्गेनिज्म बेसिकली आप एक सोसाइटी को एज अ ऑर्गेनिज्म समझा जा रहा है, एक लिविंग आइडेंटिटी की तरह समझा जा रहा है, जिसमें सब हर कोई उसका एक हिस्सा है। मतलब एक ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन के बिना फंक्शन नहीं कर सकती, वो एक दूसरे के साथ मिलके ही फंक्शन करेंगे। तो वैसे इंडिविजुअल जो है वो कम्युनिटी का पार्ट है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो अनार्की में नहीं रह सकता। तो ये अपोजिट जा रहा था, तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर होना था 4, क्योंकि नॉट पूछा था, ठीक है? और ये कंजर्वेटिज्म की फिलॉसफी है। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ इंडिविजुअल एनार्किज्म क्या है? एनार्किज्म का ही एक अराजकता का ही एक पार्ट है, जिसमें हम पर्सन की फ्री विल और उसके इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्ट मॉडर्न थिंकर? अभी देखो 2018 में पढ़ा था, फिर से 2020 में सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये आपको मैंने सारे थिंकर्स एक ट्रिक से याद करा रखे हैं अपनी किसमें? शॉर्ट्स में, वाइटी शॉर्ट्स। सो माइकल फूको ऑब्वियसली, हर्बर्ट मार्कस, रिचर्ड रॉटरी,
जीन जैक्वस, तो जीन फ्रैंकिस लॉयडार्ड। तो अब इनमें से कौन से नहीं है? तो अगर आपने मेरी ट्रिक पढ़ी होगी और उसमें वाइटी शॉर्ट्स में मेरी कहानी सुनी होगी तो आपको ये आंसर आता होगा, हर्बर्ट मार्कस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी तीन जो है पोस्ट मॉडर्न थिंकर है और हर्बर्ट मार्कस पोस्ट मॉडर्न नहीं है। सो पोस्ट मॉडर्निज्म मैंने बताया था जैसे आपको पहले कि क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में आया था। और पोस्ट मॉडर्निस्ट के अकॉर्डिंग ट्रूथ जो है रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता, मतलब कि ट्रूथ वैरी करता है। वेयर एज जो मॉडर्निज्म है वो कहता है कि एक ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो सबके लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब हर कोई उसमें मानेगा बेसिकली, या मेटा नरेटिव। वेरिस यहाँ पे जो बोलते हैं कि ट्रुथ वेरी करता है, हर सबके लिए ट्रुथ अलग अलग है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव है बेसिकली। फिर ये वेस्टर्न वर्ल्ड की वैल्यूज को, साइंस एंड टेक को, एनलाइटनमेंट पीरियड को चैलेंज करते हैं कौन? पोस्ट मॉडर्निस्ट। एंड ये नेशनलिज्म को रीजन मानते हैं बिहाइंड वॉर, कि ठीक है ये जो लोग नेशनलिज्म और नेशनलिज्म के नाम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है, तो वही मेन कारण है वॉर के पीछे। बाकी ये वो आई गेस इंटरनेशनलिज्म में मानते हैं कौन? पोस्ट मॉडर्निस्ट। और जो मॉडर्निस्ट है वो नेशनलिज्म में मानते हैं। तो आपकी पूरी की पूरी दोनों आइडियोलॉजी शॉर्ट में मैंने कवर कर दी आज के लेक्चर में। बेसिकली अगर आपको याद हो तो हर्बर्ट मार्कस का अगर वन डायमेंशनल मैन वाली जो बुक है वो बहुत फेमस है, पूछी जाती है। नेगेटिव लिबर्टी के ये थिंकर हैं, क्रिटिकल थ्योरी या क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जिसको हम फ्रैंकफर्ट स्कूल बोलते हैं। तो उसमें हम ये पढ़ते हैं आईआर वगैरह में, इसमें नहीं आएगा। देन नेक्स्ट अगर हम देखें, सो 2020 के क्वेश्चन अब खत्म, 2021 पे हम आ चुके हैं। सो दैट विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। जो अगर हमने 20th सेंचुरी खत्म कर ली, बेसिकली 21st सेंचुरी, नो सो नॉट बेसिकली सेंचुरी आई मीन, मतलब बेसिकली 2021 जो ईयर है, ठीक है, वो हम कल शुरू करेंगे। 2020 तक हमने ख़त्म कर लिया। कोरोना के बाद हम आएंगे अब हम 2021 में, और नेक्स्ट क्लास में इसको बाकी के जो 4 साल के बचे उसको हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही चल गया, एंड ऑफ हिस्ट्री किसकी है, कमेंट बिलो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है और यहीं से हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो डू कमेंट वंस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।